नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन हुए अतीक और अशरफ, दोनों नाबालिग बेटों ने दी आखिरी विदाई। ये आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ के शवों को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इस दौरान अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों ने उसे अंतिम विदाई दी। वहीं अशरफ की दोनों बेटियां भी जनाजे में शामिल हुई। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के मामले में रविवार को कई बड़े खुलासे हुए। पुलिस ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद की बॉडी पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दी, जिसके बाद दोनों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दोनों भाइयों की हत्या को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ के शवों को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अतीक अहमद को 8 गोलियां लगी और अशरफ को 5 गोलियां लगी। पोस्टमार्टम 4 डॉक्टरों के पैनल ने किया और पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई। अतीक अहमद को सिर, गर्दन, छाती और कमर में एक-एक गोली लगी, जबकि अशरफ को गले, पीठ, कलाई, पेट और कमर में एक-एक गोली लगी। अशरफ के शरीर के अंदर 3 गोलियां मिली, 2 आर पार हो गई। आपको बता दें कि फिलहाल अतीक और अशरफ के शरीर को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, तीनों हमलावरों को दी गई थी हत्या की सुपारी, एडवांस में मिले थे 10-10 लाख रुपए। ये आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद हत्याकांड में एक नया अपडेट सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि हमलावरों को दोनों की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को एडवांस में 10-10 लाख रुपए भी मिले थे। सूत्रों ने बताया कि तीनों में से एक आरोपी मोहित उर्फ सनी जेल में ही हैंडलर के संपर्क में आया था, जहां उसे मर्डर की सुपारी दी गई थी। ये बात भी पता चली है कि हैंडलर ने ही तीनों को पिस्टल और कारतूस भी मुहैया कराए थे। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि अतीक अहमद को पहली गोली मारने वाला लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है और उसके खिलाफ गुंडागर्दी और झगड़े के 406 मुकदमे दर्ज हैं। लवलेश के पिता पेशे से ड्राइवर हैं और उसका परिवार किराए के मकान में रहता है। वहीं शूटर नंबर 2 अरुण मौर्य कासगंज के सोरो के कादरबाड़ी गांव का रहने वाला है। अरुण पर 3 से ज्यादा केस दर्ज हैं। 2014-15 में जीआरपी सिपाही की हत्या के मामले में भी वो आरोपी है। इसी मामले में अरुण मौर्य उर्फ कालिया जेल भी जा चुका है। वहीं शूटर नंबर 3 सनी उर्फ मोहित हमीरपुर का रहने वाला है और ऐसा शक है कि इसका संबंध किसी बड़े गैंग के साथ है। 6 महीने पहले ही सनी जेल से बाहर आया था। उसने 12 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि सनी सुंदर भाटी गैंग के लिए भी काम कर चुका है। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद की हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा यूपी में गैंगस्टरों का हो रहा सफाया और पंजाब में मिल रही सुविधाएं। ये आपको बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एक बार फिर पंजाब और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा की। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि यूपी में गैंगस्टरों का सफाया किया जा रहा है और पंजाब की जेलों में गैंगस्टरों को सुविधाएं प्रदान करवाई जा रही है। पिछले 10 महीने से इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि सिद्धू मूसेवाला को चाहते हो तो केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को वोट ना डालें, जालंधर बाई इलेक्शन में वोटिंग ना करें। पंजाब सरकार पर बोलते हुए सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि सरकार उन्हें इंसाफ नहीं देना चाहती और सरकार के एमएलए उन्हें धमकियां दे रहे हैं, जिससे वो कभी भी नहीं डरेंगे और अपने बेटे के इंसाफ के लिए हर लड़ाई को लड़ेंगे। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा की। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि यूपी में गैंगस्टरों का सफाया किया जा रहा है और पंजाब की जेलों में गैंगस्टरों को सुविधाएं प्रदान करवाई जा रही हैं। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला जोरदार हमला। बोले नफरत फैलाकर ठोको मानसिकता की जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगे मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने पार्टी चीफ अखिलेश यादव का बयान जारी किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आज 25 करोड़ जनता की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश के भविष्य को लेकर चिंता है। बीजेपी ने नफरत फैलाकर समाज को डरा दिया है। आने वाले समय में बीजेपी सरकार को यह भारी पड़ेगा। इन सब के लिए मुख्यमंत्री जी ठोको मानसिकता की जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस हिरासत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में पुलिस अभिरक्षा में इस तरह हत्या नहीं हुई है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगे। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद की हत्या पर जमकर भड़की महबूबा मुफ्ती बोली पुलवामा हमले के खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए बनाई गई रणनीति। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को माफिया अतीक अहमद की हत्या के मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश जंगल राज की ओर जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कट्टर दक्षिणपंथियों पर तीखा प्रहार किया। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उत्तर प्रदेश अराजकता और जंगल राज में फिसल गया है। जय श्री राम के नारों के बीच कट्टर दक्षिणपंथियों की ओर से जघन्य हत्याओं
तनाव और अराजकता का जश्न मनाया जा रहा है। सत्यपाल मलिक के पुलवामा हमले और भ्रष्टाचार के बारे में चौंकाने वाले खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए यह रणनीति बनाई गई है। अगली बड़ी खबर, अतीक की हत्या पर ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा माफिया राज में बदल गया यूपी। ये आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में अराजकता और कानून व्यवस्था के पूरे तरीके से चरमरा जाने से स्तब्ध हूं। यह शर्मनाक है कि अपराधी अब पुलिस और मीडिया की मौजूदगी से बेफिक्र होकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। इस तरीके के गैर कानूनी कृत्यों का हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी स्थान नहीं है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके पूर्व विधायक भाई अशरफ की सरेआम गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी के अलावा टीएमसी के कई अन्य नेताओं ने भी योगी सरकार की जमकर आलोचना की। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि देश को माफिया राज में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भारत को माफिया गणराज्य बना दिया है। मैं इसे यहां पर कहूंगी, मैं इसे विदेश में भी कहूंगी, मैं इसे हर जगह कहूंगी, क्योंकि यह सच है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी और कैमरों के सामने हिरासत में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि यह कानून के शासन की मौत है। अगली बड़ी खबर, अतीक हत्याकांड के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा, मीडिया कर्मियों की आईडी हो रही चेक। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद हत्याकांड के बाद मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिस्टम पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। इस हत्या को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में 3 लेयर सिक्योरिटी तैनात है। वहीं मीडिया कर्मियों की भी आईडी चेक की जा रही है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के घर और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने वाले मीडिया कर्मियों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। बिना आईडी कार्ड वाले मीडिया कर्मियों को मुख्यमंत्री के आसपास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान तक पहुंची अतीक अहमद के मर्डर की गूंज, मच गया हंगामा, भारत के खिलाफ उगल रहे जहर। ये आपको बता दें कि कुख्यात माफिया किंग अतीक अहमद का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। प्रयागराज में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान 3 युवकों ने अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले रोज अतीक अहमद के बेटे असद का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। इस तरह न सिर्फ अतीक बल्कि उसका काला साम्राज्य भी खत्म हो चुका है। अतीक अहमद की हत्या पर एक तरफ योगी सरकार में मंत्री ने इसे आसमानी फैसला बताया है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से ओवैसी, अखिलेश यादव और मायावती ने सवाल उठा दिए हैं। अतीक अहमद की हत्या की गूंजा पाकिस्तान में भी गूंजी है। यहाँ के नेता भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। 17 साल की उम्र से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला अतीक अहमद अब मिट्टी में मिल चुका है। उमेश पाल हत्याकांड के महज 50 दिन के भीतर अतीक का खौफ भी उसके साथ दुनिया से रुखसत कर गया। अतीक अहमद की हत्या को लेकर पाकिस्तान में घमासान मच गया है। पाकिस्तान इस वक्त महंगाई के आगे बेबस है। आवाम में हाहाकार मचा है। आटा और चावल के लिए लोग सड़क पर एक दूसरे से छीना झपटी करते दिख रहे हैं, लेकिन नेताओं को अपने मुल्क के बजाय भारत में ये क्या हो रहा है इसमें ज्यादा दिलचस्पी है। इमरान खान सरकार के वक्त पाकिस्तान सरकार में रसूख रखने वाले नेता डॉक्टर शहबाज गिल ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। इन्होंने ट्वीट करते हुए एक वीडियो शेयर किया और कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए यह शर्मनाक दिन है। पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में कैमरों के सामने हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी नेता ने कहा कि यह पूर्व नियोजित हत्या है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान रोजाना मौत के हमलों का सामना कर रहे हैं। अतीक अहमद ने पहले ही बता दिया था कि वो यूपी में मरेगा। पाकिस्तानी नेता ने कहा कि यह पूर्व नियोजित हत्या है। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद की हत्या पर स्वतंत्र देव से लेकर सुरेश खन्ना तक के बयान से नाराज बीजेपी हाईकमान, दिया सख्त आदेश। ये आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात हुई हत्या के बाद से राजनीतिक जगत से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पक्ष विपक्ष के कई नेताओं ने टिप्पणियां की हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हाईकमान अपनी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी से नाखुश है। बीजेपी आलाकमान ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के ट्वीट और सुरेश खन्ना की बाइट को लेकर भी नाराजगी जताई है। सभी नेताओं को मीडिया से दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बीजेपी हाईकमान अतीक हत्याकांड पर पल पल की जानकारी ले रहा है। अगली बड़ी खबर, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार करेगा गृह मंत्रालय। यह आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा। यह फैसला हाल ही में हुए अतीक पर हमले के बाद लिया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में फर्जी पत्रकार बनकर आए 3 लोगों ने माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अब गृह मंत्रालय एसओपी तैयार करेगा।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने 9 घंटों तक की पूछताछ, धारा 144 की गई थी लागू। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए रविवार को सीबीआई के सामने पेश हुए। मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी कार से सीबीआई मुख्यालय पहुंचे, जहां दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के किसी संभावित प्रदर्शन से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इस मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जोरदार वार पलटवार भी हुआ। अरविंद केजरीवाल सुबह 11:10 पर एजेंसी के मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्हें सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा के पहली मंजिल पर स्थित कार्यालय ले जाया गया। शराब नीति मामले में 9 घंटे की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देर रात करीब 8:30 बजे सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले। पूछताछ के मद्देनजर सीबीआई मुख्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अधिकारियों ने बताया कि अर्धसैनिक बलों सहित 1000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को सीबीआई मुख्यालय के बाहर तैनात किया गया और क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 4 से अधिक लोग एकत्र ना हो। आपको बता दें कि फिलहाल सीबीआई ने पहले दिन अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे की पूछताछ की है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने जताई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका, पार्टी दफ्तर में बुलाई इमरजेंसी बैठक। ये आपको बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाले पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई। इसको ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने पार्टी दफ्तर में इमरजेंसी बैठक बुलाई। इसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव और नेता शामिल हुए। इसमें दिल्ली की मेयर और डिप्टी मेयर भी बैठक में शामिल हुई। दरअसल दिल्ली में कथित शराब घोटाले की जांच अब मुख्यमंत्री केजरीवाल तक पहुंच गई है। इस मामले में सीबीआई आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने शनिवार को केजरीवाल को समन जारी कर 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश होने को बुलाया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद दबाव बनाना चाहती है। अगली बड़ी खबर, राघव चड्ढा ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा कंस को पता था कि कृष्ण ही उसका वध करेंगे, वैसे ही बीजेपी को पता है कि केजरीवाल ही उसका अंत करेंगे। ये आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति केस में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल रविवार को सीबीआई के सामने पेश हुए। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी को भगवान कृष्ण कहा और बीजेपी को कंस बताया। राघव चड्ढा ने कहा कि कंस को पता था कि कृष्ण ही उसका वध करेंगे, वैसे ही बीजेपी को पता है कि अरविंद केजरीवाल ही बीजेपी का अंत करेंगे, इसीलिए बीजेपी केजरीवाल का राजनीतिक वध करने का प्रयास कर रही है। राघव चड्ढा ने कहा कि जैसे कंस कृष्ण का बाल बांका नहीं कर पाया था, वैसे ही बीजेपी भी केजरीवाल को कुछ नहीं कर पाएगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में जमकर गरजे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने किए कई चुनावी वादे। राहुल गांधी बोले सभी वादों को कैबिनेट की पहली बैठक में कर देंगे पूरा। यह आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस पार्टी कई बड़े वादों के साथ मैदान में उतरी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि यहां पर कांग्रेस की नई सरकार अपने चुनावी वादों को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही औपचारिक रूप से मंजूरी दे देगी। यहां कांग्रेस पार्टी ने रोजगार, बिजली, पानी, किसानों और गरीबों को आर्थिक मदद देने जैसे कई वादे किए हैं। कांग्रेस द्वारा घोषित चुनावी गारंटी में कहा गया है कि गृह ज्योति के तहत हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की प्रत्येक प्रमुख महिला को 2-2 हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अन्न भाग्य के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 किलोग्राम चावल फ्री में दिए जाएंगे। इसके अलावा युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रति माह 3-3 हजार रुपए तथा डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने 10 मई को होने वाले चुनाव से पहले यहां पर जय भारत रैली के दौरान कहा कि इन योजनाओं को पहले दिन मंत्रिमंडल की बैठक में ही मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं से पूरे देश में एक संदेश भेजने के लिए कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को हजारों करोड़ रुपए दे सकते हैं तो हम गरीब और महिलाओं को पैसे दे सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप खुले दिल से अडानी की मदद कर सकते हैं तो हम कांग्रेस वाले खुले दिल से गरीब, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं की मदद करेंगे। अगली बड़ी खबर, गोवा में जमकर गरजे गृह मंत्री अमित शाह, बोले राहुल बाबा सुन लें, कर्नाटक में बीजेपी बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। ये आपको बता दें कि गोवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोंडा जिले के श्री नागेश मंदिर का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं आज सिर्फ और सिर्फ साउथ गोवा की सीट के लिए आया हूं। मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि साउथ गोवा की सीट पर हम मोदी जी को कमल खिलाकर देंगे। मैं आज यहां से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहना चाहता हूं कि राहुल बाबा सुन लो, कर्नाटक में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनने जा रही है।
है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा ने अपनी एक यात्रा समाप्त की है। पूरे भारत में कांग्रेसी बड़े खुश दिखाई पड़ते थे। उसके बाद उत्तर पूर्व के 3 राज्यों के चुनाव आए। राहुल बाबा ने वहां जोर शोर से प्रचार किया और तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आपको बता दें कि दक्षिण गोवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उड़ीसा और तेलंगाना में लोगों का मिजाज भाजपा के पक्ष में है। उन्होंने गोवा, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में भाजपा की जीत पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर उन पर कटाक्ष किया। अमित शाह ने कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि छोटे राज्य देश के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। छोटे राज्यों के प्रति केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी है, वे भारत के महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राहुल बाबा सुन लें कि इस बार कर्नाटक में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में बीजेपी को एक बार फिर से लगा बड़ा झटका। टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बीजेपी से दे दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में उस समय बड़ा झटका लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खुद को उम्मीदवार बनाने में देरी से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। पार्टी में अपने योगदान और राज्य में संभाले गए महत्वपूर्ण पदों को याद करते हुए शेट्टार ने कहा कि जिस तरीके से मुझे अपमानित किया गया उससे मैं निराश हूं। शेट्टार ने इससे पहले पार्टी को परिणाम भुगतने की कड़ी चेतावनी दी थी। शेट्टार ने बीजेपी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मुझे टिकट नहीं देने से 20 से 25 सीटों पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि फिलहाल जगदीश शेट्टार ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कर दिया बड़ा ऐलान। बोले भाजपा 130 से अधिक सीटों पर जीतेगी चुनाव। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक चुनाव से संबंधित पार्टी के सर्वे बताते हैं कि भाजपा 130 सीटों पर आगे होगी। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि लोगों को भाजपा को वोट देना चाहिए और उनके कार्यकाल में हुए विकास पर ध्यान देना चाहिए। सिग्गांव सावनूर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अब तक के हमारे सर्वेक्षणों ने सत्तारूढ़ भाजपा की जीत का संकेत दिया है और पार्टी 130 से अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, 15 दिन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे 2 बड़े विस्फोट। प्रकाश अंबेडकर के बयान से राजनीतिक हलकों में मची खलबली। ये आपको बता दें कि वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने दावा किया है कि अगले 15 दिनों में राज्य की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होने वाले हैं। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय अजीत पवार को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल होंगे। अटकलों का यह दौरा पिछले हफ्ते तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए और अपना फोन भी बंद कर लिया। हालांकि अजीत पवार ने इसे बकवास बताया है। दूसरी ओर संजय राउत ने दावा किया है कि मंगलवार को शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में हुई बैठक में शरद पवार ने कहा कि परिवार के सदस्यों पर बीजेपी द्वारा दबाव डाला जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार ने उनसे कहा है कि यदि परिवार के सदस्य बीजेपी में शामिल होते हैं तो हो जाएं, लेकिन वो बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या अजीत पवार वास्तव में बीजेपी में शामिल होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।